हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा यूज्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो पोलैरोग्राफी जो होता है उसमें वही, एक तो आपका जो होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, वो आपका ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ये एक्ट करता है एज कैथोड। और ये हमारा माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, और ये हमारा पोलराइजेबल होता है। इसके बारे में सारी बात याद रखो। तो आपसे नॉन पोलराइजेबल पूछा है, तो आपका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है मरकरी पूल, मरकरी पूल एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और वो एक्ट करता है एज एनोड, है ना। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और आपका डीएमई जो होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, इसका सरफेस एरिया कम होता है। ओके, तो नॉन पोलराइजेबल पूछा आपसे, इन पोलैरोग्राफी डैश इज यूज्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो देखो, ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फ्लोराइड आयन रेफरेंस। तो आपका जो नॉन पोलराइजेबल यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन डी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन पोलराइजेबल होता है, जो कि मरकरी पूल इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। और पोलैरोग्राफी में मैंने आपको ग्राफ किस किस के बीच में बताया था, जो पोलैरोग्राम होता है ना, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको पोलैरोग्राम बोलते हैं। तो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना बताया था मैंने आपको। यहाँ तो आपका जो होता है वोल्टेज अप्लाई होता है, और ये आपका होता है करंट, है ना। तो इनके बीच में ग्राफ आता है, कुछ इस शेप का ग्राफ मैंने आपको पोलैरोग्राफी में बताया। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। भाई जो मास स्पेक्ट्रोमीटरी होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें क्या डिटेक्ट करते हैं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बिल्कुल नहीं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हो भाई, याद रखना। तो न्यूट्रल वाले का तो ऑप्शन काट ही, तो 3 ऑप्शन में न्यूट्रल है, एक ऑप्शन बी में ही तो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल मिला है। तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि क्या बताया था, वेव नंबर जो होता है हमारा, जो वेव नंबर का ऐसा यूनिट पूछा है ना, तो वेव नंबर क्या बताया था भाई, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, है ना। वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा का जो वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, है ना, 1/λ। तो इसको डिनोट करते हो म्यू बार से, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अगर आपको लैम्डा दिया है तो आप वेव नंबर निकाल सकते हो। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, आपका वेव लेंथ का मीटर होता है, तो इसका क्या मीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना भाई। 1/मीटर को क्या लिखोगे, ऊपर जाके ये मीटर के ऊपर -1 लग जाएगा, मीटर इनवर्स इसे बोलते हो, है ना। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो वेव नंबर हमारा रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। भाई जैसे कि पर यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर के एरिया से कितनी वेव पास हो रही है, तो ये आपका वेव नंबर होता है। सिंस द यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ मीटर। बिल्कुल बढ़िया भाई, समझ आ गया, है ना। रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन इज कोल्ड, ना। तो 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन वाला रीजन क्या होता है, फिर 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, 15 से आपका 200 माइक्रोन, है ना। तो देखो, ये स्टार्टिंग वाला आपका है नियर, सबसे पहले नियर IR, फिर आएगा मिड IR, फिर आएगा फार IR, है ना।
तो आपका जो 0.8 से 2.5 माइक्रोन वाला रीजन आपने बताना है। दिस इज नियर IR रीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल सॉल्वेंट्स आर यूज टू रिकॉर्ड NMR स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट। भाई NMR स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन तो खुद का अपना NMR में पीक दे देगा। तो ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो जो जिसमें हाइड्रोजन ना हो, है ना। तो देखो जैसे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट है उसको यूज़ नहीं करोगे। देखो CdCl3 इसमें है, हाइड्रोजन नहीं है तो इसको यूज़ कर लोगे। एक्सेप्ट बताना है। DMSO इसमें भी हाइड्रोजन नहीं यूज़ कर लोगे। C2H5OH इसमें हाइड्रोजन है तो भाई इसको यूज़ नहीं करेंगे। बाकी ड्यूटीरिएटेड बेंजीन को भी यूज़ कर लेंगे ना। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी सही है। जैसे इन पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 इज टू बी गिवन। भाई पर्नीशियस एनीमिया जो होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके स्टमक की जो पाइटल सेल्स होती है ना, पाइटल सेल्स से एक तो आपका HCl सीक्रेट होता है, दूसरा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो भाई आपका देखो कह रहे हैं इसमें विटामिन B12 को दोगे तो कैसे दोगे, ओरली, पेरेंटरली या बोथ, किसी भी मतलब किसी भी रूट से या फिर नन। देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, पर्नीशियस एनीमिया में हमारा जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने विटामिन B12 ओरली दे दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रखी है, विटामिन B12 तो एब्जॉर्ब होएगा नहीं, तो ओरली कैसे दे दोगे, नहीं दे सकते। तो भाई पर्नीशियस एनीमिया जो है ना उसमें अगर विटामिन B12 दे रहे हो ना तो उसको पेरेंटरली देना, ओरली मत देना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश फॉर्म 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेलुलर RNA। तो आपके RNA 3 टाइप के पढ़ते हो, है कि नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक तो हमारा कौन सा होता है, राइबोसोमल RNA होता है, एक आपका मैसेंजर RNA होता है RNA, एक आपका ट्रांसफर RNA होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 80% जो होता है ना वो भाई हमारा होता है, देखो इसमें राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर या नन, तो वो राइबोसोमल होता है भाई, है ना। राइबोसोमल RNA 80%, टोटल RNA का 80% राइबोसोमल होता है। ट्रांसफर लगभग 15% होता है और ये 5 मैसेंजर 5% होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोटल, कैप लाइनर, लेबल आर एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी, टर्शरी, नन। तो भाई बोटल मतलब कि जो पैकेजिंग जो है हमारा जो मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, जैसे कि बॉटल है ना, कैप है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो भाई ये प्राइमरी पैकेजिंग में आएंगे। किस में आएंगे, प्राइमरी में। नेक्स्ट देखो वायरस विल कंटेन, तो वायरस में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, DNA या RNA। तो भाई वायरस में देखिए या तो DNA होता है या RNA, है ना, DNA और RNA हो जाएगा। नेक्स्ट है वन फ्लैजिलम एट वन एंड ऑफ ऑर्गन इज कोल्ड, है ना। तो आपको जो बैक्टीरिया होते हैं अगर उनमें मतलब कि कह रहे कि अगर एक ही फ्लैजिला है तो उन्हें क्या कहोगे, तो मोनोट्राइकस दे रखा, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है ना। अगर आपके जो है अगर 2 फ्लैजिला होते हैं, जैसे 2 फ्लैजिला हैं तो इन्हें क्या कहोगे, अगर एक ही साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो इसे क्या कहोगे, और अगर चारों तरफ पैरी जो ट्राइकस होता है उसमें चारों तरफ होते हैं, है ना, और अगर एक भी फ्लैजिला ना हो तो एट्राइकस होते हैं। ठीक है, तो थोड़े से जो है ये याद रखना, एम्फी मतलब दोनों तरफ ऐसे होंगे और ये जो एक ही तरफ बहुत सारे होंगे लोफोट्राइकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है भाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, बिल्कुल बनता है। सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है, कौन कौन से 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है हमारा सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारा सुक्रोज जो होता है। तो इसको जो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे एंजाइम कौन सा है बता दो, इन्वर्टेज, हाई एलिलोनिडेज, अमाइलेज या लैक्टेज। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम इन इट्स एक्शन। एंजाइम के कॉम्बिनेशन करेक्ट कौन से नहीं है, कह रहे ऑक्सीडोडाक्टेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं ऑक्सीडोडाक्टेज जो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वी कह रहा है हाइड्रोलिज, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सब्सट्रेट। तो हाइड्रोलिस क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। आइसोमरेज क्या कह रहे हैं, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, आइसोमरेज बिल्कुल सही है। लाइगेज मतलब जो जोड़ने का काम करे, जैसे DNA लाइगेज हो गया है ना,
जो सिंथेसिस का काम करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। भाई ट्रांसफरेज है, इनका काम इनको करने दो, ये ट्रांसफरेज का काम है ना, इनसे मत छीनो, ये ट्रांसफरेज ही करेंगे फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज है ना, जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, है ना, स्टाइल ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो भाई नॉट करेक्ट में तो ऑप्शन डी ही हो गया, है ना, ये लाइगेज का फंक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो कह रहे नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव एवोल, तो श्वान सेल्स हमारे नर्वस टिश्यू में होते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल रिसीवर इज यूज्ड, तो रिसीवर का क्या काम होता है भाई, टू कंडेंस द वेपर्स, को कंडेंस करेगा, तो कंडेंस तो कंडेंसर कर देगा, टू वेपोराइज चैम्बर, कलेक्ट डिस्टिलेट प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिल्ड, तो रिसीवर तो क्या करेगा, डिस्टिलेट को कलेक्ट करेगा ना, टू कलेक्ट डिस्टिलेट, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फिल्टर प्रेस हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज, फिल्टर प्रेस के कौन कौन से एडवांटेज है, एक्सेप्ट, ध्यान रखना भाई एक्सेप्ट पूछा है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, तो ये बैच प्रोसेस होता है, नॉट ए कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन तो है एक्सेप्ट में बी ही आ गया। बाकी फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, सारे के सारे एडवांटेज है, एक को छोड़ के, इसको छोड़ के, ऑप्शन बी को छोड़ के, है ना, क्योंकि बैच फिल्टर होता है, नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। द ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ऐसे ऑइंटमेंट्स को क्या कहोगे, इमोलियंट कहोगे, इमोलियंट ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक, एपिडर्मिक या डायाडर्मिक, तो भाई ये हमारे होते हैं डायाडर्मिक होते हैं, क्या होते हैं ये, डीपली पेनिट्रेट होते हैं स्किन में, प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ये हमारे डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं। ऑइंटमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, तो एपिडर्मिक होते हैं, एपिडर्मिक क्या होते हैं, दीज ऑइंटमेंट आर मेड फॉर एक्शन ऑन एपिडर्मिस एंड प्रोड्यूस, ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एपिडर्मिस पे, है ना, तो ये इनको बोलते हो क्या, एपिडर्मिक, जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये अब्जॉर्ब, डू नॉट अब्जॉर्ब, दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट आर मेनली यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक, लोकल एंटी इन्फेक्टिव और पैरासिटिसाइड्स होते हैं। एंडोडर्मिक होते हैं, दिस ऑइंटमेंट्स आर मेंट फॉर एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू, दिस आर पार्शली अब्जॉर्ब्ड एंड एक्ट एज इमोलिएंट, स्टिमुलेंट एंड लोकल इरिटेंट, है ना, तो ये होते हैं एक्ट ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू, एंडोडर्मिक। फिर डायडर्मिक होते हैं, मेंट फॉर डीप पेनिट्रेशन के लिए होते हैं, ये रिलीज द मेडिकमेंट दैट पास थ्रू स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ओके, तो ये होते हैं हमारे डायडर्मिक। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशंस, अकेशिया, ट्रगाकैंथ, स्टार्च या लैक्टोज, तो बैटर पूछा आप लोगों से, तो ट्रगाकैंथ होगा जो क्या है, बैटर थिकनिंग एजेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स, कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, एग योक है, लैसिथिन, लैनुला, पैक्टिन है ना, तो आपने बताना है। तो प्लांट सोर्स से कौन कौन से जो है मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपका देखो वेज से हमने देखे थे जो एनिमल सोर्स वाले थे, है ना, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, है ना, एग योक है और वूल फैट, जिलेटिन, ये तो एनिमल सोर्स वाले हैं। प्लांट सोर्स से आपका ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया है, अगार है, पैक्टिन है ना, और स्टार्च है, आयरिस मोस, ये सब थे, तो इसमें पैक्टिन दे रखा है, ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन डी, है ना। तो ये हमने पढ़ रखा है नेचुरल इमल्सिफाइंग ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स से, तो आपने इसको टाप सी ऐसे याद कर रखा है ना। तो ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च और आयरिस मोस जो कॉन्ट्रास्ट होता है, और जो एनिमल सोर्स में आपने वेज याद कर रखा है, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, वही वेजिटेबल सोर्स वाला पूछा है, तो वही TAAPSI लगाओ, इसमें कौन सा दे रखा है, ट्रगाकैंथ, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, तो इसमें कौन सा है, आपको दे रखा है अगार दे रखा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाकी जिलेटिन तो आपका एनिमल सोर्स वाले में आ जाएगा, अगार और लैसिथिन, आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए इसमें से क्या यूज़ करेंगे, लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राई, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग या रोटेरी, तो आपका लाइफलाइजेशन ही यूज़ करोगे, जिसको क्या बोलते हो, फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, बहुत भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डाइल्यूएंट्स एडेड इन टैबलेट्स टू, तो डाइल्यूएंट्स को ऐड क्यों किया जाता है टैबलेट्स में, कह रहे डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, तो वो तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होंगे। इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑल, तो डाइल्यूएंट्स जो होते हैं इनको फिलर्स भी बोलते हो, तो ये क्या करता है, बल्क जो होता है टैबलेट्स का वो बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी।
जैसे क्रीम्स क्या है, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट या पेस्ट। सिंपल है, क्रीम्स क्या होती है हमारे इमल्शंस होते हैं, ऑप्शन ए। जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, तो भाई देखो एक तो बॉल मिल है, एक आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है, इन दोनों का प्रिंसिपल हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रखना है। तो देखो भाई ऑप्शन बी में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दिया है, बाकी इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है और हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ, इनमें से कौन सा जो है लिम्फ में प्रेजेंट नहीं है, नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ। तो क्या रेड ब्लड सेल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोफेजेस। तो भाई लिम्फ में आरबीसी का क्या काम है क्या, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्रेजेंट नहीं है लिम्फ में, आरबीसी तो बिल्कुल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो प्लाज्मा में क्या आता है भाई, ब्लड की कंपोजिशन आप देखोगे तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स लगभग 45% होते हैं, है ना। कह रहे हैं प्लाज्मा में क्या आता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो आपके किस में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, जैसे इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है भाई, एल्वियोली, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो मेन हमारा गैसेस का एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है, जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। नेक्स्ट, नॉर्मल मीन पल्मनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है, 10 to 15 mmHg है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। भाई ऑप्शन बी है 15 to 20 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर ए हॉस्पिटल इज प्रिपेयर्ड बाय। भाई हॉस्पिटल के लिए जो ड्रग परचेज करनी होती है ना, है ना, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर अ हॉस्पिटल, तो इसे कौन प्रिपेयर करेगा भाई, कौन सी क्या कितनी ड्रग परचेज करनी है, कौन इसके बारे में बताएगा, क्या इसकी लिस्ट जो है कौन बनाएगा। पीटीसी कह रहे हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, चीफ फार्मासिस्ट या सीएसएस। तो भाई हमारी पीटीसी है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, है ना, ऑप्शन ए। जैसे इन हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स। बताओ, कह रहे स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, एंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी, मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय वर्कलोड। तो भाई पेशेंट सेफ्टी मेजर गोल होता है ना, एंश्योरिंग रेगुलर कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, को इम्प्रूव करने का मेथड, कह रहे पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन या ऑल। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारे सारे ही फैक्टर सही हैं, ये सारे मेथड जो हैं पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अब पीएच ऑफ 7, तो सभी को पता है भाई पीएच 7 क्या होगा, न्यूट्रल पीएच होता है ना। तो एसिड्स का 7 से कम होता है, बेस का 7 से ज़्यादा होता है, जो पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, कौन, सोल्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस, एम्फीफाइल्स या एम्फोटेरिक। तो भाई हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं ना। जैसे सब्सटेंस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस, है ना। ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोसेस में कंज्यूम ना होके क्या करते हैं, स्पीड अप करा देते हैं केमिकल रिएक्शन को। कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या इनहिबिटर। तो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ। तो कार्डेमम जो इलायची होता है, कहते हैं उसका नेचुरल कलर होता है, विदाउट प्रोसेसिंग वो क्या होता है, ग्रीन या पेल बफ होता है। अगर इफ ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीट करोगे इट चेंजेस टू, तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड, वाइट, येलो या ब्लू। तो कह रहे हैं भाई ये वाइट कलर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश इज स्टोमैकिक एंड प्रिस्क्राइब इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फूड एब्डोमिनल पेन। तो कौन से ड्रग की बात हो रही है, पंक्चर्ड वाइन है, पुनर्नावा, डिजिटालिस है, गोखरू। तो भाई हमारा पुनर्नावा होता है, बोराविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होती है, पुनर्नावा, बोरहाविया डिफ्यूजा इसका सोर्स है, निक्टेजिनेसी फैमिली है, इसका सिनोनिम होता है होगवीड, ठीक है, पुनर्नावा। नेक्स्ट है और पुनर्नावा तो डायरेटिक, तो इसके यूज़ में लिखा ही हुआ यहाँ पर है ना, डायरेटिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पुनर्नावा डायरेटिक भी होता है। नेक्स्ट है इन ईस्ट द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया इज़ नॉट मोर देन। तो इस टाइप के तो आपको कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के ये वैल्यूज़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1%।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका लीफ में क्या एब्सेंट है भाई? कह रहे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैलिसेड है, कोलेंकाइमा। तो भाई हमारा जो विनका है कैथरंथस रोजियस एपोसाइनेसी फैमिली है ना। और पेरिविंकल विनका का सिनोनिम में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। इंडोलैक्युलोट्स में विनका आता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हम आपके एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं, है ना। और तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप मासेस वेइंग टू 450 ग्राम। इंडियन ओपियम है ये, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम, पर्शियन ओपियम है, नेचुरल टर्किश और यूरोपियम। तो भाई ये ऑप्शन सी है, पर्शियन ओपियम की बात हो रही है ये, है ना। ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है पर्शियन ओपियम के बारे में है। रेड चिलीज दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिकासन सब्स्टिट्यूटेड बाय कैप्सिकम एनम, ये किसका एग्जाम्पल है? कह रहा सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियल सिमिलर इन्फीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड, इनमें से अल्कलॉइड की ड्रग कौन सी नहीं है? तो सना तो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ये ही नहीं आता, ऑप्शन तो नोट में ए ही हो गया। बाकी धतूरा आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड में आता है, विनका इंडोल अल्कलॉइड में आता है, वसका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड की ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, अनइंटेंशनल का रीजन नहीं है, अनइंटेंशनल का रीजन नहीं है। कह रहे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक ड्रग, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, केयरलेस कलेक्शन, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी। तो भाई देखो जो इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी से सब्स्टिट्यूट करा है, तो ये तो अनइंटेंशनल में नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, नॉट अनइंटेंशनल, है ना। तो नोट को वन से काट दो, मतलब कि इंटेंशनल की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल्स का मतलब कि इनमें से जो ड्रग है उसका सोर्स एनिमल नहीं है, एनिमल से ऑब्टेन नहीं होती। बीज वैक्स, जिलेटिन, एस्बेस्टोस या कोड लिवर। तो एस्बेस्टोस भाई हमारा मिनरल सोर्स में आता है, ऑप्शन सी एस्बेस्टोस, है ना। तो ड्रग ऑफ मिनरल ओरिजिन में एस्बेस्टोस, बेंटोनाइट, कैलामाइन, चाल्क, कैओलिन, कीजलगर, टैल की सब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, आप कह रहे हैं इंटेंशनल में नहीं आएगा, मतलब कि वो अनइंटेंशनल का एग्जाम्पल होगा, है ना। कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, है ना, तो ये तो इंटेंशनल है। अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग या सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, है ना। तो भाई मॉर्फोलॉजी सिमिलर है तो ये अनइंटेंशनल में आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या क्लोरीन। नोबल गैस है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसा केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का बिल्कुल सिंपल है भाई, सभी को पता है, H2SO4 होगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? H2SO4 ऑप्शन बी में दे रखा है ना। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स, एड्स में कौन सा ड्रग यूज होता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमेंटाडीन, टेट्रासाइक्लिन, एजिडोथाइमिडीन, है ना। तो जिडोव्यूडिन जो होता है आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है, जिडोव्यूडिन, AZT, एजिडोथाइमिडीन भी से बोलते हो, तो इसी को एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी। जैसा सीरम हिपेटाइटिस, तो भाई सीरम हिपेटाइटिस आपका हिपेटाइटिस बी जो होता है ना, इसी को सीरम हिपेटाइटिस बी कहते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय, देखो भाई ऑप्शन देखो इसके, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 या H2N3। H5N1 होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है भाई? देखो हमारा एस टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई होता है, टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें सीएनएस इन्वॉल्व नहीं होता, किसमें? मैनेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। तो भाई आपका जो है कंजक्टिवाइटिस में सीएनएस इन्वॉल्व नहीं होता है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टीरोडल ए ग्लाइकोन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इज करेक्ट। बच्चों देखो करेक्ट आप लोगों ने बताना है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टीरोडल ए ग्लाइकोन इन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का जो स्टीरोडल हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, एक बार उसको इसके लिए उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना हमारे, देखो एक बार ये देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं तो ये इनका जो जनरल स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसमें टेट्रासाइक्लिक होता है, मतलब कि 4 रिंग होती हैं,
है ना। देखो इस टाइप से होता है ये, 3 तो 6 मेंबर होती है, एक बच्चों 5 मेंबर होती है, ठीक है। ठीक है, और जो आपको इसमें सिस और ट्रांस का पूछा है, तो देखो बच्चों ए रिंग ये हो गई, ये बी रिंग हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। और बच्चों इसकी नंबरिंग अगर आपको देनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके ना इससे नंबरिंग जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर एसिमेट्रिक कार्बन बताना तो बता दोगे आप, 10 नंबर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, 5 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला। इस टाइप से आपको इतना तो कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें। और जो इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है, जो इसमें लैक्टोन, जैसे आपके कार्डिनोलाइट्स बुफेडिनोलाइट्स होते हैं, है ना, एक में 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है, एक में 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होते हैं। तो ये जो 17 वाला कार्बन होता है ना, यहाँ से आपका जो लैक्टोन रिंग होता है यहाँ पर 17 नंबर कार्बन से अटैच होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो ए और बी रिंग है ये तो आपकी क्या है, सिस फ्यूज होती है, सी और डी भी सिस फ्यूज होती है, ये बी और सी बच्चों ट्रांस फ्यूज होती है, ठीक है। आपसे ये हो रही है हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की बात, है ना। तो अलग अलग में अलग अलग होता है, हम अपने कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहे हैं। ए और बी रिंग क्या सिस फ्यूज है, और सी और डी भी सिस फ्यूज है, बी और सी बच्चों ट्रांस फ्यूज है। ये ही बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई जो अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग होती है वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, तो हमारे 17 नंबर पे कार्बन पे प्रेजेंट होती है। और मान लो अगर आपसे पूछ ले कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन 6 होते हैं, देखो एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6, है ना। तो नंबरिंग मैंने आपको बताई दी, तो इस टाइप से आप बता सकते हो इनकेस अगर क्वेश्चन हमारा फंस जाए तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया। तो ये ना 4 टेट्रासाइक्लिक ये होता है ना, जनरल जो इसका स्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया। अभी क्वेश्चन पढ़ो, अब आप इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर कर पाओगे। हाँ आप देखो, कह रहे रिंग ए बी एंड सी डी आर सिस फ्यूजन, बी सी इज ट्रांस। तो मैंने अभी आपको बताया ए बी सिस थे और सी डी भी सिस था, बी और सी ट्रांस फ्यूज था हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी देखो ए बी सी डी ट्रांस, कह रहे ए बी और सी डी तो ट्रांस नहीं होते भाई, ए बी सी से है और सी डी भी सी से है, तो काट दो। ए बी ट्रांस तो है ही नहीं, ए बी सी से है, बी सी एंड सी डी ट्रांस नहीं होते भाई, सी डी बी सी से होता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आपको क्लियर हो चुका है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोंटोसिल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, है ना। तो मेटाबोलाइट ऑफ प्रोंटोसिल का जो मेटाबोलाइट है भाई, प्रोंटोसिल हमारा क्या है, प्रोड्रग है भाई, क्या है, प्रोड्रग है। अब इसका जो मेटाबोलाइट है वो बताना है। देख लो, सल्फासिटामाइड है, सल्फानीलामाइड है, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, प्रोबेन एसिड, भाई ये होता है ऑप्शन बी सल्फानीलामाइड। क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है प्रोंटोसिल का, या फिर ऐसे कह सकते हो प्रोंटोसिल इज प्रोड्रग ऑफ सल्फानीलामाइड। ओके, की बात है, ऑप्शन बी सही है ना। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वोलार्ड मेथड। भाई वोलार्ड मेथड, मोर्स मेथड, फजांस मेथड सुना है नाम टाइट्रेशन के केस में ना। तो देखो वोलार्ड मेथड जो होता है बच्चों, इसके बारे में इनकरेक्ट बताना आपने, ये ध्यान से पढ़ा करो भाई। क्या पूछा, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। कह रहे वोलार्ड मेथड में सिल्वर आयंस आर टाइटेड विद थायोसाइनेट इन एसिडिक मीडियम। बिल्कुल सही है भाई, एसिडिक मीडियम में ही ये टाइट्रेशन होती है ना, क्योंकि इसमें जो आपका इंडिकेटर यूज होता है ना, तो वो ना एसिडिक मीडियम में कलर देगा। अगर आपने एल्कलाइन मीडियम यूज करा तो वो कलर नहीं देगा। तो ये बिल्कुल सही है, वोलार्ड टाइट्रेशन जो होती है सिल्वर आयंस को टाइट्रेट करते हैं विद थायोसाइनेट इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, फेरिक आयन एक्ट एज इंडिकेटर इन वोलार्ड मेथड, येलोइश रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट बनता है इसमें, ठीक है। तो इसमें इंडिकेटर बच्चों बिल्कुल सही बता रखा है। देखो आपका जो है वोलार्ड मेथड में इंडिकेटर फेरिक आयन यूज होता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसीलिए ना इसको एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो हमारा इंडिकेटर फेरिक आयन जो होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में ही कलर देगा। जो कलर आ रहा है ना, ये एसिडिक मीडियम में आएगा, अल्कलाइन में नहीं आएगा। फिर कह रहे वोलार्ड मेथड इज यूज टू डिटरमाइन हाइलाइट्स, ठीक है। जो हाइलाइट्स आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इनको डिटरमाइन करने के लिए उसका तो ये भी सही है। कह रहे इट इज ए डायरेक्ट टाइट्रेशन, नो नो नो, आपसे इनकरेक्ट पूछा तो बिल्कुल ये ही इनकरेक्ट हो गया भाई, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये क्या है, इट इज अ बैक टाइट्रेशन। क्या होता है, बैक टाइट्रेशन होता है बच्चों, क्या होता है, बैक टाइट्रेशन होता है। तो बच्चों आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई है, सिर्फ ये ही गलत लिखा हुआ है। तो आपसे तो गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन डी इसलिए हमने क्या करा, राइट कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट देखो, है ना।
आइडेंटिफाई करना है ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज NADP और NAD एज कोएंजाइम एंड कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर, है ना। तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं ना, ट्रांसफर कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन ना, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। ओके, तो ये जो होता है भाई हमारे आइसोमरेज, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे। ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर कराएंगे फंक्शनल ग्रुप का अदर देन इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको ट्रांसफरेज मत कर देना कि भाई मैडम ये तो ट्रांसफर हो रहा है। अरे ट्रांसफर हो रहा है कोई ग्रुप का थोड़ी हो रहा है, अमीनो एसिटाइल कोई ग्रुप हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया ट्रांसफरेज में ट्रांसफर कराएंगे ग्रुप अदर देन इलेक्ट्रॉन। ये जरूर इसकी डेफिनेशन में आप याद रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होके ना इसको क्या करते हैं, ट्रांसफरेज जो है वो सोचते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, भाई ट्रांसफरेज आंसर मारो, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। लाइगेज तो हमारे लाइगेशन का जोड़ने का काम करते हैं। इसमें ATP एनर्जी लगेगी, वो कहाँ से आएगी, लाइगेज को कहाँ से मिलेगी, ATP से मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो जाएंगे जो रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटालाइज कराएंगे, जैसे कि आपके डिहाइड्रोजिनेजेस हो गए, है ना। तो एग्जांपल आता, मतलब क्वेश्चन आता है डिहाइड्रोजिनेज किसका एग्जांपल है, तो मेरे बच्चों को तो पता है क्योंकि ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है सिर्फ ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ग्लूकोज होता है किसके लिए, कार्डियक सेल्स के लिए, नेफ्रॉन्स के लिए, थ्रोम्बोसाइट्स और आरबीसी। तो बच्चों देखो हमारी जो आरबीसीज होती है ना, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसीज जो है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो इनका जो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लोकल एनेस्थेटिक लिडोकेन। भाई लिडोकेन ना इंपॉर्टेंट ड्रग है। एक तो मैं आपको बात बता दूं, क्या है लिडोकेन, बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है। कौन सी ड्रग की बात करें मैं, लिडोकेन। लिडोकेन कहाँ पढ़ते हो भाई, देखो एक तो आप लोकल एनेस्थेटिक में पढ़ते हो, है ना। लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारा जो ये लिडोकेन क्या होता है, अमाइड डेरिवेटिव। मैंने आपको बता रखा है ना, जो एस्टर डेरिवेटिव है और अमाइड डेरिवेटिव। अमाइड में आपका लिडोकेन आता है बिल्कुल आता है, ठीक है। और एक आप एंटी एरिथमिक भी होते हैं लिडोकेन, होते हैं कि नहीं होती एंटी एरिथमिक, भाई वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज करते हो लिडोकेन को। क्लास 1B एंटी एरिथमिक में लिडोकेन आता है। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 1A में क्यूपिड से 3 ड्रग बता रखे, क्लास 1B में लिडोकेन आती है, ठीक है। तो ये बात तो हमें सारी बातें पता है, इतनी तो है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो पूछो। आपसे इनकरेक्ट आपसे पूछा, ध्यान से पढ़ लेना, इनकरेक्ट बताना, आपने गलत बताना है। तो लिडोकेन की इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई, है ना। अब देखो इट कंटेन जाइलिडिन मोइटी। बच्चों अब जाइलिडिन मोइटी होती क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लिडोकेन का स्ट्रक्चर दिमाग में, देखिए जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं ना उनके स्ट्रक्चर आपको थोड़े बहुत दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आपसे बेसिक मोइटी किसी ड्रग की पूछ सकते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना आए, थोड़ा बहुत भी आपको दिमाग में होता तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो जाइलिडिन मोइटी बताती हूँ अभी। इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों देखो लिडोकेन का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसको ओरली तो देना ही नहीं है। तो एंटी एरिथमिक तो है, बिल्कुल है, बट कह रहे ओरल वाला गलत लिख दिया इन्होंने, तो आपको से इनकरेक्ट तो बच्चों यही हो गया हमारा। इनकरेक्ट तो ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि भाई ओरल मत देना इसको भाई, क्योंकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, क्या ही बायो अवेलेबल होगी, सारे के सारे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, बचेगी क्या बायो अवेलेबल होगी, तो इसलिए इसको ओरली नहीं देना, ठीक है। व्हेन एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद एड्रेनलिन इट्स टॉक्सिटी इज रिड्यूस एंड इफेक्ट इज प्रोलॉन्ग। बिल्कुल सही है भाई, लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में एड्रेनलिन पढ़ा है ना, देते हैं भाई, लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में देते हो एड्रेनलिन। क्यों देते हो भाई, क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देता है और टॉक्सिटी को रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात करी इन्होंने। नेक्स्ट देखो, लिडोकेन इज अमाइड डेरिवेटिव, मैंने अभी आपको बताया अमाइड डेरिवेटिव होता है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए इसको यूज करते हैं। ये बातें सही हैं, तो बात तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी निकल के आ गया, है ना। तो अभी मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मैडम ये जाइलिडिन मोइटी क्या बता दिया आपने, है ना। तो देखो जाइलिडिन जो मोइटी होती है ना, वो पता है कौन सी होती है, जैसे कि आपने ये बेंजीन रिंग बना रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद ये NH2 लगा के आई थिंक क्या बनता है, ये एनिलीन बनता होगा आई थिंक, है ना। थोड़ा सा भाई वीक है केमिस्ट्री, देख लेना आप, थोड़ा सा संभाल लेना ना। तो जाइलिडिन मतलब जो ये होती है ना आपकी NH2 वाली एनिलीन, एनिलीन के साथ में आपने 2 CH3 लगाना है, चाहे आप कहीं पे भी लगा दो, जैसे कि इसमें 2 और 6 पे लगा रखे हैं, 2 और 4 पे लगा दो, मतलब कि ये कोई भी आइसोमर होगा ना वो जाइलिडिन होगा। तो इसमें जो होता है ना आपका 2,6 जो जाइलिडिन होता है, ये मतलब ऐसे होता है। इसमें हमारा लिडोकेन का स्ट्रक्चर देखो किताब खोल के एक बार, तो उसमें ना इस टाइप से आपको मिलेगा,
है ना, ये NH2 है, यहाँ पर आपका जो है जो भी ग्रुप है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार लिडोकेन का स्ट्रक्चर और देख लो, है ना, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में होता है ना तो हमारा ना आंसर बन जाता है बच्चों। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का ना आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। ये CH3 है, मतलब ये जो होता है ना इसका मतलब होता है CH3, इसलिए मैं लिख नहीं रही थी, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो NH2 था, NH, अब यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा वो होगा इसमें CO CH2 N, और ये यहाँ पर 2 इथाइल होते हैं C2H5 C2H5, ये बच्चों लिडोकेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, जाइलिडीन है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना है भाई, जाइलिडीन है ये, और ये 2,6 जाइलिडीन भी इसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा काम बन गया, हमें समझ आ गया, अब हम आगे चलते हैं, है ना, समझ आ चुका। चलो भाई नेक्स्ट, तो एक ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया कौन सा जो है करेक्ट था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड इज इनकरेक्ट। भाई फिर से इनकरेक्ट पूछ लिया। देखो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कहाँ पड़ा, पहले तो याद करो, मैंने आपको पोलैरोग्राफी में बताया कि भाई ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज होता है, क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है भाई, ये हमारा जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है DME माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, पोलराइजेबल होता है, पोलैरोग्राफी में यूज करते हो, एज अ कैथोड यूज होता है ना। ड्रॉप ऑफ मरकरी जो इसमें मरकरी होती है वो जो कैपिलरी से ड्रॉप ऑफ मरकरी इसमें फॉल होती है तो रिन्यूएबल होता है ना, वो ड्रॉप एक ड्रॉप बनती है फिर वो गिर जाती है फिर नई ड्रॉप बनती है, तो रिन्यूएबल भी होता है, पोलराइजेबल होता है, एज अ कैथोड यूज होता है ना, माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, पोलैरोग्राफी में यूज करते हो। ये सारी बातें आपको ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में पता है ना। चलो भाई, और ये जो है एज अ कैथोड यूज होता है, और जो एनोड मतलब कि ये क्या है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है पोलैरोग्राफी में। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा लार्ज मरकरी पूल जो होता है ना जो एक्ट करता है एज एनोड, वो हमारा क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है पोलैरोग्राफी में। ये सब बात हमने करी थी। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ DME इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है, कह रहे कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस एलिमिनेट पॉइजनस इफेक्ट। बिल्कुल सही। देखो मरकरी पॉइजनस होती है लेकिन जो इसमें कांस्टेंट रिन्यूअल होता है भाई, एक ड्रॉप बनेगी फिर वो फॉल हो जाएगी फिर न्यू ड्रॉप बनती रहेगी, तो कांस्टेंट रिन्यूअल होता है इसमें इलेक्ट्रोड सरफेस का, तो एलिमिनेट्स पॉइजनस इफेक्ट सही लिखा हुआ है। मरकरी मेक मैनी मेटल एंड इजिली रिड्यूसिबल, बिल्कुल सही है ना। फिर कह रहे मरकरी हैज लो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, भाई लो नहीं होता हाई होता है, ये क्या होता है, ये लो नहीं होता, लो लिख रखा है तो ये गलत हो गया, आपने इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट तो बच्चों ऑप्शन C हो गया। मरकरी का हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज होता है और इलेक्ट्रोड कैन गेट इजीली ऑक्सीडाइज, तो इजीली ऑक्सीडाइज भी हो सकता है क्योंकि ये क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन C हो गया और आपको समझ भी आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज द गिवन ड्रग टैक्रिन इज यूज। भाई टैक्रिन जो होता है ना, एक्रिडिन डेरिवेटिव होता है, एक्रिडिन है ना, डेरिवेटिव होता है, मतलब कि इसमें एक्रिडिन रिंग होता है टैक्रिन में, ठीक है। एक ये बात याद रखना। अब टैक्रिन कहाँ पढ़ा बच्चों आपने, जब आपने कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ी थी ना तो आपने उसमें क्या पढ़े थे, एंटीकोलिनेस्टेजेस पढ़े थे, अगर आपको याद है तो। कोलिनेस्टेजेस जो होते हैं ना उसमें मैंने आपको रिवर्सिबल बताए थे और इरिवर्सिबल बताए थे। रिवर्सिबल में मैंने आपको कार्बोमेट्स बताए थे और आपको एक्रिडिन में एक ही ड्रग बताई थी टैक्रिन, एक्रिडिन में एक ही ड्रग आते हैं टैक्रिन। बाकी रिवर्सिबल में कार्बोमेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनिम, डोनिपीजिन, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन और एक्रिडिन में टैक्रिन, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनिम, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन और टैक्रिन, ये चारों ड्रग मैंने बताई थी किस में होता है, अल्जीमर डिजीज में यूज होती है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो देखो डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन और एक आपकी ये वाली एक्रिडिन कंटेनिंग टैक्रिन, है ना। तो बच्चों ये चारों ड्रग किस में यूज होती है, अल्जीमर डिजीज में, जिसमें डिमेंशिया हो जाता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, तो आपका ये चारों ड्रग यूज करते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज गिवन ड्रग टैक्रिन किसके लिए यूज करते हैं, ऑप्शन देख लो भाई, आपको अल्जीमर डिजीज दे रखा है क्या, ग्लूकोमा, एंटीडोट फॉर एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग। भाई एंटीकोलिनेस्टेज तो खुद ही है ये, तो पॉइजनिंग में तो कहाँ ही उसको यूज कर लोगे, कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे उसमें, हम ये थोड़ा ना यूज करेंगे एज एन इंसेक्टिसाइड या अल्जीमर डिजीज। तो भाई अल्जीमर डिजीज हो जाएगा, अल्जीमर डिजीज के लिए यूज करेंगे हम टैक्रिन को, इसमें एक्रिडिन रिंग होती है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज जिसमें हमारा टैक्रिन आता है, ठीक है ना, ऑप्शन D। चलो भाई नेक्स्ट, विच डिटेक्टर इज यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स स्पेसिफिकली। देखो गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स के बारे में एक क्वेश्चन हमने करा था, है ना। तो देखो इसमें कैथरोमीटर यूज होता है ना,
भाई कैथोरोमीटर को ही थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर कहते हैं, दोनों तो एक ही है। बाकी इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर और फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर सारे के सारे गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर दे रखे हैं। कह रहे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए स्पेशली आपने यूज़ करना है तो भाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर को यूज़ कर लेना। कभी भी आपसे कहे ना भाई हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए स्पेशली आपने यूज़ करना, तो आप क्या कहोगे भाई, हम तो ECD को यूज़ करेंगे। किसको? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्काइलेटिंग एजेंट्स आर ट्रू। भाई अल्काइलेटिंग एजेंट कहाँ पढ़ा, पहले तो अल्काइलेटिंग एजेंट को देखते आपने समझ आना चाहिए भाई। जब हमने एंटी कैंसर ड्रग पढ़ी जिनको एंटी नियोप्लास्टिक कहते हो, एंटी मैलिग्नेंट ड्रग भी कहते हो, है ना, तो वहाँ पर हमने ना फर्स्ट कैटेगरी ही हमने पढ़ी थी अल्काइलेटिंग एजेंट्स, है ना। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन, मस्टिन, HCl, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम, ब्यूसिन, मेल्फ्लैन आता है। फिर अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फेन, ये सब आते हैं, ठीक है। इतना तो हमें याद है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो ये इतनी तो आपको पता है। कह रहे दे गेट अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये अल्काइलेशन करा रहे हैं। दे गेट कन्वर्टेड टू एजिरिडियम आयंस में कन्वर्ट होते हैं एंड बाइंड टू 7th पोजीशन एंड एटम ऑफ ग्वानिन ऑफ DNA बेस पेयर्स। तो देखो ये ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दे गेट कन्वर्टेड टू, ये कन्वर्ट होता है किसमें, एजिरिडियम आयन में कन्वर्ट होते हैं एंड बाइंड करेंगे कहाँ से, जो DNA में आपको पता है भाई बेस पेयर हमारे होते हैं, है ना। तो ग्वानिन जो होता है हमारा, ग्वानिन क्या है भाई, DNA पढ़ते हो, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपने पढ़ा नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट होता है। तो नाइट्रोजन बेस जो है आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पढ़ते हो ना, वही ग्वानिन है ये। तो ग्वानिन जो होता है उसका जो 7th पोजिशन जो नाइट्रोजन आइटम होता है ना, उससे मतलब कि बाइंड हो जाएगा आपका एजिरिडियम आयन, है ना। तो ये आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म दे रखा है भाई, बिल्कुल सही बात दे रखी है। ये तो आपने बताना क्या है, ट्रू बताना है। तो ए तो ट्रू हो गया। अब ये मत सोचना ए ट्रू होगा तो मेरे तो ए ऑप्शन टिक लगा दूँ, क्या पता और भी ट्रू हो रहा हो, है ना। तो एक बार सारे ऑप्शन पढ़ो। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ ड्रग, सही है। तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, इसमें ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 सही आगे। देखिए दे इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम देयरबाय इनहिबिट DNA सिंथेसिस। भाई नहीं, ये DHFR को इनहिबिट नहीं कराते। DHFR को आपके फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट जो आता है ना, जो पढ़ते हो एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हो। एक तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आ गए, आपके एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। फिर आपके जो है इसमें एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी आती है, उसमें फोलेट एंटागनिस्ट में ना मिथोट्रिक्सेट आता है। भाई मिथोट्रिक्सेट का काम ना मिथोट्रिक्सेट को ही करने दो, वो ही करेगी। DHFR को इनहिबिट वही कराती है, तो उसको करने दो, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो हमारा काम नहीं है, अल्काइलेटिक एजेंट्स का काम नहीं है, तो ये तो सही नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो अब आपको ऑप्शन डी में देखो बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, तो दोनों ए और बी दोनों बातें सही लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी अभी आपको क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैश कंटेन अ ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड, है ना। ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम्स होती है जिस पर सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स पैक होती है। तो कौन से टाइप के जो फिल्टरेशन में आप फिल्टर्स पढ़ते हैं, फिल्टर के फिल्टर प्रेस है भाई, ये मेटा फिल्टर है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, फिल्टर कैंडल्स है भाई। मेटल की रिंग्स है तो नाम से देखो थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है आपको मेटा फिल्टर्स की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मेटा फिल्टर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स की सीरीज होती है। These are threaded, ये threaded होते हैं ताकि so that a channel is formed on the edges, okay, it contains a grooved drainage column on which a series of metal rings are packed। किसकी बात हो रही है, मेटा फिल्टर की। नहीं तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, तो भाई डिस्पोजेबल सिरिंजेस बच्चों किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन या नन। भाई किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन, बस सनस्क्रीन में तो हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड को आंसर लगा देना। सनस्क्रीन क्या होता है, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। नेक्स्ट पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड होते हैं, सेटल होता है रैपिडली, बहुत ही रैपिडली सेटल होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत फास्ट है, रैपिडली सेटल हो रहे हैं इजीली। अब भाई देखो रैपिडली सेटल होंगे तो इनको ना रीडिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है। आर नोन है, तो क्या कहोगे, कोएगुल कहोगे, फ्लोक्यूल, डी फ्लोक्यूल सेडिमेंट, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोक्यूल्स कहेंगे। ऑप्शन बी।
नहीं सर, स्टार्च में भी इंक्लूडिंग टैबलेट्स फॉर्मुलेशन है। तो स्टार्च क्या है भाई? स्टार्च तो सभी को पता है क्या है, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, कलरिंग एजेंट्स या पैसिफाइंग एजेंट। तो भाई देखो आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में हमारा स्टार्च क्या है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स में आता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नहीं सर, लैटिन टर्म और स्टिली स्टैंड फॉर, तो और ही वर्ड बच्चों किसके लिए होता है? ईयर के लिए यूज़ करते हैं। और ही वर्ड किसके लिए होता है? ईयर के लिए। और स्टिली हो जाएगी हमारी ईयर ड्रॉप हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी? ईयर ड्रॉप हो जाएगी। बाकी आई ड्रॉप्स दिया हुआ है आपको, नोज वॉश, माउथ वॉश। तो आपका कोल्यूटोरियम, कोल्यूटोरियम कोल्यूटोरियम माउथ वॉश होता है। कोलीरियम आई से आई वॉश लगा दो। कोल्यूनेरियम नेजल वॉश, एन है ना, तो एन से नेजल वॉश याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन है, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या कहोगे? डिफ्यूजिव, शीयर, मैक्रो या माइक्रो? भाई कन्वेक्टिव को क्या कहोगे? मैक्रो मिक्सिंग कहोगे। क्या कहोगे? मैक्रो मिक्सिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैक्रो मिक्सिंग। देखिए प्रिंसिपल मैकेनिज्म इन सॉलिड में जो सॉलिड की मिक्सिंग जो होती है ना, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म है हमारे? ये सारे मैकेनिज्म है, कन्वेक्टिव, डिफ्यूजिव, शीयर मिक्सिंग, है ना। तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को हमने मैक्रो मिक्सिंग कहा और डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग कहते हो, याद रखना, ठीक है। नहीं सर, ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर्स टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखो बच्चों, इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको बताया, फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक, याद रखना। इनकम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो कह रहे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए मेजर्स आपने बताने सारे के सारे, एक्सेप्ट दिख रखा, तो मतलब कि एक जो नहीं होगा वो बताना है। कह रहे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, तो इसके लिए जो आपके कौन कौन से वेज होते हैं करेक्ट करने के, तो बिल्कुल सही है भाई। ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग, ऑर्डर चेंज कर दो, बिल्कुल सही है। चेंजिंग फॉर्म ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी फॉर्म चेंज कर दो, ये भी सही है। कह रहा चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, बच्चों देखो इसमें ना इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं कर सकते भाई, हम उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे, हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, है ना। तो लेकिन हम इसकी ना इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट में ही आ जाएगा। बाकी एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स भी सही है, ठीक है। तो आपका एक्सेप्ट में क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, तो भाई हमारे चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है। यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला होता है, फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, क्लार्क फॉर्मूला होता है। यंग्स, डीलिंग्स और फ्राइड्स तो आपके बच्चे की जो चाइल्ड की एज पे बेस्ड होते हैं। क्लार्क किस पे बेस्ड होता है? बॉडी वेट पे बेस्ड होता है बच्चों, याद रखना, है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स, एज, सरफेस एरिया नहीं होगा, बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमपीएससी में आया हुआ था, उसके बाद रिसेंटली एक और एग्जाम हुआ उसमें आ गया, और उसके बाद एक और जीपैट के पेपर हुआ उसमें भी आया, है ना। तो देखिए ये 2023 में आया हुआ था, उसके बाद 2024 में 2 पेपर में रिपीट हो गया। एक तो हाँ हुआ था, किसका हुआ था याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक एमपी का कोई पेपर था, है ना, उसमें आया था, फिर जीपैट में आया इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब कि इस टाइप का था कि बॉडी वेट पे, मतलब क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होते। देखिए अब जैसे इसमें पूछ लिया क्लार्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, अब उसमें आगे को बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूला कौन सा है या फिर एज पे बेस्ड फॉर्मूला कौन सा है, इस टाइप से, ओके। तो मैंने तो आपको पूरा बताया है कि भाई क्लार्क फॉर्मूला जो है वो वेट पे बेस्ड है। तो मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि एज पे बेस्ड कौन कौन से फॉर्मूलाज है, कौन कौन से हैं, जो आपका यंग्स फॉर्मूला होता है और डीलिंग्स फॉर्मूला होता है और फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। फ्राइड्स फॉर्मूला इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला आता है, ओके। एज इन मंथ बाय 115 अडल्ट डोज होता है, इसमें होता है। जैसे मेटा फिल्टर्स हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज, तो अभी आपने देखा था ना मेटल रिंग्स होती है ना, वही मेटा फिल्टर की बात हो रही है। कह रहे फॉलोइंग एडवांटेज, एक्सेप्ट पूछा है भाई, एक्सेप्ट मत भूल जाना, मेरे बच्चे ना थोड़ा देखते नहीं है इनको, तो थोड़ा सा देख लेना, है ना। एक्सेप्ट, नॉट, इनकरेक्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो इन्हें। तो कह रहे हैं फॉलोइंग एडवांटेज, एक्सेप्ट, कह रहे इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टरेशन, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, कोरोसिव लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड या केक कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो सारे के सारे एडवांटेज है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के भाई, लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टरेशन प्रोवाइड नहीं करता ये, बाकी तीनों इसके एडवांटेज हैं। कोरोसिव लिक्विड को फिल्टर कर सकते हो बच्चों, केक कैन बी रिमूव्ड इजीली, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, ओके। तो एक्सेप्ट में क्या आ गया बच्चों, हमारा ये जो हो गया। एडवांटेज कौन कौन से देखो, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड कर सकता है, हाई प्रेशर जो है उसको ये सहन कर सकता है। फिर कह रहे हैं इकोनॉमिक फिल्टर होता है, कोरोसिव लिक्विड्स को भी फिल्टर कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। केक जो है उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो इफेक्टिवली विदाउट एनी डिफिकल्टी, और स्टीराइल प्रोडक्ट्स को भी हैंडल कर सकता है, ओके।
नेक्स्ट क्या, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। भाई फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फार्माकोग्नोसी शब्द किसने गढ़ा था। चलो ठीक है ना, हिपोक्रेट्स, और ये देख लो सिडलर होगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स। भाई इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो। कह रहे जो आपका आई है स्टोमेटल इंडेक्स है, एस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर होता है, ई नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर एमएम स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला बताना है स्टोमेटल इंडेक्स का, है ना, तो आपको बता दिया एस, ई और आई किसके लिए स्टैंड करते हैं। अब आपको 4 ऑप्शंस है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये ऑप्शन डी वाला होता है, ठीक है। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू, ये तो सारा ही छुप गया, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस बाई ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है स्टोमेटल इंडेक्स का। एस बाई ई प्लस करना है इसमें एस, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। क्या है स्टोमेटल इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, क्या स्टोमेटल इंडेक्स द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो परसेंटेज होता है विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज 1 सेल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एस बाई प्लस एस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, है ना। तो स्टोमेटल इंडेक्स जो है आई से इंडिकेट कर दो, एस आई, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया एस होता है, और ई नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोमोडुलेटर। इम्यूनोमोडुलेटर कौन सा सैपोनिन वाली ड्रग बतानी है आपने, सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लब्रा मुलेठी जिसे कहते हो, लिकोरिस लेगुमिनोसी फैमिली, जिनसेंग पेनैक्स जिनसेंग अरेलिएसी फैमिली वाला ब्राह्मी या फेनुग्रीक, है ना। तो इम्यूनोमोडुलेटर हमारा जिनसेंग ही होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा जिनसेंग। तो ये क्या है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, पेनैक्स इसका सिनोनिम है, और पेनैक्स जिनसेंग जो है इसका सोर्स भी यही होता है, और अरेलिएसी फैमिली होती है, पेनैक्सोसाइड चिक्कूसाइड्स सैपोनिन भी प्रेजेंट होती है इसमें जिनसेंग में, है ना। नेक्स्ट है, मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटालिस शुड नॉट बी मोर देन, तो पता ही होगा 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, मॉइस्चर कंटेंट डिजिटालिस में शुड नॉट बी मोर देन 5%, याद रखते हो ना। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेंट बुफाडिनोलाइड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कार्डिनोलाइड बुफाडिनोलाइड, जो मैंने अभी आपको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का स्ट्रक्चर बताया था, ए बी सी डी वाली जो सीसो ट्रांस वाला, तो मैंने आपसे कहा था ना जो 70 नंबर कार्बन जो होता है ना, उस पर जो है अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग, अनसैचुरेटेड जो लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है। अगर ये 5 मेंबर्ड होता है तो आपके जो होते हैं ये कार्डिनोलाइड्स कहलाएंगे, अगर ये 6 मेंबर्ड है लैक्टोन रिंग तो ये बुफाडिनोलाइड्स कहलाते हैं। तो कह रहे कौन से ड्रग में बुफाडिनोलाइड प्रेजेंट है, डिजिटालिस परप्यूरा डिजिटालिस लनाटा, इसमें तो कार्डिक जो है कार्डिनोलाइड्स होते हैं। तो बुफाडिनोलाइड्स ना हमारे स्क्वील में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो स्क्वील होती है ना उसमें बुफाडिनोलाइड्स प्रेजेंट है। अब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, केमिकली ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड स्टेरॉइडल मोइटी होता है, या तो C23 होते हैं, C24 स्टेरॉइड होता है बिकॉज ऑफ 5 मेंबर या 6 मेंबर लैक्टोन रिंग रिस्पेक्टिवली। C23 में तो 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होगा, C24 में 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होगा। कह रहे कार्डिनोलाइड्स और बुफाडिनोलाइड्स जो होते हैं ना, इनके बारे में बता रहा है, लैक्टोन ऑफ कार्डिनोलाइड्स हैव सिंगल डबल बॉन्ड एंड अटैच, C17 पोजीशन पे अटैच होता है स्टेरॉइडल न्यूक्लियस के, मैंने आपको बता दिया है ना। तो 5 मेंबर लैक्टोन रिंग वाले कार्डिनोलाइड्स होते हैं, और वो C23 स्टेरॉइड्स होंगे, है ना, लेगुमिनोसी क्रोसीफेरी यूफोर्बिएसी सब फैमिली वाले। और जबकि लैक्टोन जो है बुफाडिनोलाइड्स का, उसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड विच आर अटैच टू 17 बीटा पोजीशन ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस, 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होते हैं, C24 स्टेरॉइड्स फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे स्क्विल का आपका एग्जाम्पल है, स्क्विल लिलियसी फैमिली वाला है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा है, तो देखो इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोमिट्रिन, इर्गोटामिन, इर्गोक्रिप्टिन। तो इर्गोट का इर्गोमिट्रिन वाटर सोल्यूबल होता है, ध्यान रखना, इर्गोमिट्रिन ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर द अल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वाटर सोल्यूबल इर्गोमिट्रिन ग्रुप होता है, या वाटर इनसोल्यूबल ग्रुप है जिसमें एर्गोटामिन एर्गोटॉक्सिन सब आते हैं। जैसे लिकोरिस, आइपिकेक और वस्का पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ, देखिए लिकोरिस जो आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में, लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो होता है लेगुमिनोसी फैमिली वाला, लिकोरिस मुलेठी से कहते हो,
या आइपिकैक आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, सिफालिस आइपिकैक्यूना रूबिएसी फैमिली वाला, वस्का क्विनोजोलिन अल्कलॉइड में आता है, थोड़ा वस्का इसका सोर्स है, कंथेसी फैमिली होती है। इन तीनों को ना एक जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है सेम है, बताओ क्या है। देखो वस्का एक्सपेक्टोरेंट पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। आइपिकैक भी एक्सपेक्टोरेंट होता है, लिकोरिस भी एक्सपेक्टोरेंट होता है बच्चों। तो इनका सेम जो है, इनका क्या हो गया, एक्सपेक्टोरेंट जो इफेक्ट है वही इन तीनों का सेम होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ आइपिकैक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, बिल्कुल आता है। आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। सोर्स क्या है, सिफालिस आइपिकैक्यूना रूबिएसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, एमिटिन और सिफेलिन एज अ एमिटिक, एमिसिस कराने के लिए एज अ एमिटिक यूज होता है। आइपिकैक सिरप आता है, एमिटिक होता है, ठीक है। तो इसमें एमिटिन और दूसरा सिफेलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ओके। अच्छा एक्सेप्ट मैडम ने भी गलती कर दी, जो बच्चे गलती करते हैं वो मैडम भी कर देते। एक्सेप्ट पूछा है बच्चों, एमिटिन और सिफेलिन तो दोनों ही दे रखे हैं, लीनालूल नहीं होता बच्चों, लीनालूल ये डी लीनालूल होता है किसमें, कोरिएंडर में। लीनालूल किसमें होता है, कोरिएंडर धनिया में 90% डी लीनालूल होता है कोरिएंडर में। कोरिएंडर धनिया जो होता है, कोरिएंडरम सट्टाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है ना, वहाँ पर ये है। तो एमिटिन सिफेलिन और साइकोट्रिन भी प्रेजेंट है भाई, आपका इसमें ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो प्रेजेंट नहीं है वो बताना है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर बोटनिकल सोर्स ऑफ सिनकोना एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट आ गया, ध्यान से पढ़ो। सिनकोना के सोर्स में सिनकोना ऑफिसिनालिस होता है, सिनकोना कैलिसाया होता है, सिनकोना सक्सीरुब्रा होता है, सिनकोना लैडगेरियाना होता है, लैडगेरियाना ये होता है, इंडिका नहीं होता भाई, है ना। और सिनकोना की फैमिली तो पता ही है आपको, रूबिएसी होती है ना। आइपिकैक की भी रूबिएसी, इसकी भी रूबिएसी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट में हो गया ऑप्शन सी। चलो भाई नेक्स्ट, इन फेनल डिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ फ्रूट। फेनल का फ्रूट है, बिल्कुल एम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरी फैमिली। एनिथोल फेनकोन प्रेजेंट है, एनिथोल स्वीट, फेनकोन पंजेंट होता है, कार्मिनेटिव होता है फेनल, सारी बात सही है ना। अब देखो क्या है, कह रहे लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा प्रेजेंट है कहाँ पर, मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प या एंडोस्पर्म में। तो भाई ये मीजोकार्प वाले रीजन में होता है, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल वॉज इंक्लूडेड अंडर डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, टीपीसीओ, सीपीसीएससी, एनडीपीएस। तो भाई ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर सीपीसीएससीए, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों इसमें आपका आंसर, ओके। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करता है, कौन सा एक्ट, पेटेंट एक्ट है, नहीं होता इसमें तो ऐसा, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को बच्चों ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट कहते हैं, जो 1954 का है ना। और केम इनटू फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1955 को। ये पेटेंट एक्ट 1970 का है, फार्मेसी 1948 का है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का, इसके रूल्स 1945 में आए थे, याद है ना सारे। तो ये जो हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल सी में क्या आएगा, शेड्यूल सी में बच्चों क्या आता है, ड्रग फ्रॉम डिजिटालिस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ओटीसी ड्रग या सर्जिकल ड्रेसिंग। तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल सी आता है, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग अम्बिलिकल टेप, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए बच्चों F2 पढ़ते हो, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आता है ना। नेक्स्ट है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितना ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 500 आवर्स, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपेडिया वाज पब्लिश इन द ईयर। तो आईपी के एडिशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमने तो याद कर रखा है, हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 55, 66, 85, 7, 10, 14, 18, लेटेस्ट 2022, है ना। इसके आगे 19 लगाओ भाई, इसके आगे 20 लगाओ, है ना। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th और लेटेस्ट 9th एडिशन। फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपेडिया पब्लिश इन द ईयर, तो किस में 1955 में। वैसे भी इसके ऑप्शंस में तो सिर्फ ये फर्स्ट एडिशन ही दे रखा है, बाकी के एडिशंस का तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि आंसर ऑप्शन डी हो गया है ना, ठीक है।
देख लो भाई, लिखे भी हुए हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 का है और इसका सप्लीमेंट बच्चों 1960 में आया था। सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट कब आया? 1975 में आया। थर्ड एडिशन है 1985 का, फोर्थ 1996 का है, फिफ्थ है 2007 का, उसके बाद 2010 में, सिक्स्थ है, सेवन्थ है 2014 का, एट्थ है 2018 का, लेटेस्ट 9th एडिशन 2022 का, है ना। शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, तो शेड्यूल C1 में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों। देखो, डाई एंड पिगमेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी, मैनेजमेंट ऑफ होलसेल फार्मेसी या लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इससे इजी क्या होगा? तो पेपर में हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो इस टाइप के मीथेन वाले भी आपको मिलेंगे। CH4 मीथेन, मीथेन एल्केन में आता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अगर C1 है, कार्बन नंबर 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 को लिखो मत, C लिख दो, है ना। C और H2 एल्केन का CnH2n+2 बता रखा है, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, है ना। तो ये भी याद रखना साथ साथ में। तो ऑप्शन जो है डी हो गया, CH4। अच्छा, व्हाट इज सिंबल बताना है गोल्ड का। तो मैंने आपको सिंबल का भी वीडियो छोटा सा बना के डाला भी था ना, सिंबल का, क्योंकि जो है ये सिंबल के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गोल्ड का बताना आपने, GD, AU, AG, FE। तो भाई गोल्ड के लिए AU होता है, सिल्वर के लिए ये होता होगा AG, है ना। AG सिल्वर के लिए एर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें AgNO3 यूज़ करते हो ना। AG वर्ड सिल्वर के लिए होता है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3। FE तो आपको पता ही है, आयरन होता है ना। ये GD किसका है? चलो भाई, ऑप्शन तो B हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर CH3, CH2 हो गए क्या? 4 OH, चलो देख लो, है ना। तो अब देखो, इसमें IUPAC नेम बताना। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 ही कार्बन है। 4 के लिए ब्यूट वर्ड आता है, OH के लिए ओल, ब्यूटानोल हो गया, है ना। हेक्सानोल में तो भाई 6 कार्बन होते तो लगाते, पेंटानोल में 5 होते, है ना। ऑप्शन C हो जाएगा। बाकी ऑक्टा वर्ड 8 के लिए होता है, ऑक्टानोल जब 8 कार्बन होते, है ना। तो यहाँ पर तो 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन C ब्यूटानोल सही है। नेक्स्ट देखो, कैलामाइन क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड कैलामाइन होता है क्या? जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है ना, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड। लुगोल सॉल्यूशन कंटेन, एक्वा सायोडीन सॉल्यूशन को लुगोल सॉल्यूशन कहते हैं। लुगोल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है भाई? सिंपल आयोडीन ही तो होगा। एक्वा सायोडीन सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? एक्वा सायोडीन सॉल्यूशन को क्या कहते हो बच्चों? लुगोल सॉल्यूशन। नहीं सर, पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म के बिजनेस में कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेता। ऐसे पार्टनर्स को क्या कहोगे? एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट और नॉमिनल। तो भाई ये जो पार्ट नहीं लेते ना, ये स्लीपिंग होते हैं, सोते रहते हैं। ऑप्शन बी स्लीपिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट, पार्टनर हु आर नीदर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ना तो मैनेजमेंट में पार्ट ले, नो डू दे इन्वेस्ट, ना ही ये इन्वेस्ट करते, एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इनका, ना ही कुछ इन्वेस्ट करे, बट क्या करेंगे जब प्रॉफिट होता है ना उसमें शेयर ले लेंगे। कौन से पार्टनर? साइलेंट, नॉमिनल, लिमिटेड या पार्टनर बाय एस्टोपल। तो क्या होते हैं ये? साइलेंट होते हैं, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना इन्होंने, कोई इन्वेस्ट नहीं करना, और क्या करेंगे? गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वट इज दैट पार्टनर कोल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल टू द फर्म, ना तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करे कैपिटल का, नो टेक पार्ट, ना ही मैनेजमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करे फर्म में, बट टेक टू द आउटसाइडर टू क्रिएट एन प्रेशन दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कौन से है ये बताओ, कौन से है? पार्टनर बाय एस्टोपल, स्लीपिंग और इनएक्टिव, सीक्रेट या पार्टनर इन प्रॉफिट। तो ये एस्टोपल वाले होते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है एड्स डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। तो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में एड्स आता है। ट्राइकोमोनाज वेजानेटिस क्या है भाई? फंजाई या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। ट्राइकोमोनियासिस कोज करा देता है, ट्राइकोमोनाज वेजानेटिस क्या करता है? ट्राइकोमोनियासिस कोज करा देता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ऑप्शन सी। टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरियल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, STP से याद रखो, ट्रिप्नोमा पलीडियम, है ना। तो ये स्पायरोचीट होता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रिपोनिमा, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड बाय RNA पैरामिक्सो वायरस,
तो वायरल वाली डिजीज़ कौन सी है? मीजल्स, डिप्थीरिया तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी वाली बैक्टीरियल डिजीज़ है, काट दो। चिकन पॉक्स तो वायरल है बट वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है इसका, ये भी काट दो। ट्यूबरकुलोसिस आपकी बैक्टीरियल है, ये भी काट दो। बच्चा क्या? मीजल्स, सारा पैरामिक्सो वायरस कोज कराएगा मीजल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट? पेरेंटल, पल्मोनरी, सेक्सुअल या ओरल फीकल रूट? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय ओरल फीकल रूट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीटीसी? प्लांट टिश्यू कल्चर के इनिशिएशन और मेंटेनेंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? सुक्रोज, काइनेटिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक एसिड? भाई एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ इनहिबिटर है, मैंने आपको फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन में बताया था। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, 2 इनहिबिटर होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं। कौन से? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो एब्सिसिक एसिड तो इनहिबिटर, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी इनिशिएशन के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, है ना। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड डीप वॉयलेट एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड रेड। तो बच्चों देखो, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको पहले ग्राम स्टेनिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें प्राइमरी स्टेन बच्चों कौन सा यूज होता है? क्रिस्टल वॉयलेट यूज होता है। कौन सा यूज करते हो? क्रिस्टल वॉयलेट यूज होता है। उसके बाद आयोडीन एज अ मोर्डेंट यूज होता है ना। और उसके बाद जो है इसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है। फिर काउंटर स्टेन जो है सैफ्रानिन अप्लाई किया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो है उनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, मतलब थिक वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, तो वो ना वॉश नहीं होते, मतलब कि वो अपना ये जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर देंगे। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो काउंटर स्टेन को रिटेन कर लेंगे और रेड कलर के शो होंगे, बल्कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव है वो वॉयलेट कलर के शो होंगे। ये आपका ग्राम स्टेनिंग का रहता है। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है बट अभी आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डीप वॉयलेट एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड। तो ग्राम स्टेनिंग में यही पढ़ते हो भाई, ग्राम पॉजिटिव होता है वो तो आपका जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रहेंगे और वो वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे, और जबकि ग्राम नेगेटिव है ना, वो अल्कोहल से वॉश होने के बाद जो काउंटर स्टेन जो होता है सैफ्रानिन, उसको रिटेन करके रेड कलर के दिखाई देंगे। सही है ना? बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड, ग्राम पॉजिटिव कह रहे रेड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन डी वॉयलेट। तो ये तो उल्टा लिख दिया इन्होंने, है ना भाई। ग्राम पॉजिटिव तो बच्चों रेड नहीं होते, वो तो ग्राम नेगेटिव होते हैं, है ना। ग्राम पॉजिटिव तो हमारे डीप वॉयलेट है, तो उल्टा लिखा हुआ है बिल्कुल। तो इनकरेक्ट तो यही हो गया। ओके, तो आंसर तो मेरे बच्चों का ऑप्शन बी निकल के आ गया। अभी और ऑप्शन भी देखो भाई, क्या पता कुछ और हो आगे। द सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ स्ट्रेनिंग रिएजेंट बता रखा है भाई। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रेन क्रिस्टल वर्ड, बिल्कुल सही है। आयोडीन एज अ मोर्डेंट टू फिक्स द प्राइमरी स्ट्रेन यूज किया जाता है। अल्कोहल जो है डीकलराइजर होता है ना। फिर आपका सैफरन एज अ काउंटर स्ट्रेन अप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल सही सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में अप्लाई किए जाते हैं। फिर कह रहे हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर डेवलप्ड ड्यूरिंग स्टेनिंग इज लॉस्ड ड्यूरिंग अल्कोहल ट्रीटमेंट। कह रहे हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनका पर्पल कलर जो उन्होंने रिटेन किया था भाई प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वॉयलेट आपने अप्लाई करा, है ना। तो स्टेन तो दोनों हो गए थे, ग्राम नेगेटिव भी ग्राम पॉजिटिव भी, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव का पर्पल कलर था वो वॉश हो जाता है अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बाद में। सेल लेटर टेक अप द सैफरन स्टेन रेड, है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल जो है काउंटर स्टेन जो सैफरन को लेके और उसको रिटेन करके रेड कलर की दिखाई देती है ना। बिल्कुल सही लिखी हुई है बात भी। तो बच्चों आपने इनकरेक्ट बताना था, मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन क्वेश्चन क्या था, कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया? इनमें से कौन सी ड्रग है जो हाइपोकैलेमिया नहीं कराएगी, मतलब कि पोटाशियम का लेवल कम नहीं कराती? भाई देखो, आपको हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स जो थायजाइड डाययूरेटिक्स हैं, फिरोसिमाइड जो लूप डाययूरेटिक्स हैं, ट्राइमट्रिन पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक है, एम्फोटेरेसिन बी जो आपकी एंटी फंगल ड्रग्स में पढ़ते हो, एम्फोटेरेसिन बी, है ना। तो नोट हाइपोकैलेमिया नहीं कराता। भाई देखो, ट्राइमट्रिन क्या, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक है, तो पोटाशियम को स्पैर करता है। तो बच्चों ये हाइपरकैलेमिया कराता है। क्या कराता है? हाइपरकैलेमिया। तो हाइपो कैसे कराएगा जब ये हाइपर करा रहा है? तो इसमें क्या था? नोट में तो आपका आंसर बी निकल के आ गया, सी सॉरी, है ना। और बाकी देखो थायजाइड्स है, ये क्या कराएंगे? हाइपोकैलेमिया कराते हैं। फिरोसिमाइड्स भी हाइपोकैलेमिया कराता है, एम्फोटेरेसिन भी हाइपोकैलेमिया कराएगी। ये तीनों ड्रग हाइपो कराएंगी। और एक जो आपका ट्राइमट्रिन है ना, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक जो आपका स्पाइरोलैक्टोन होता है, ट्राइमट्रिन होता है ना, अमाइलोराइड होता है, ये सारे क्या है? हमारा हाइपरकैलेमिया कराते हैं, याद रखना। ठीक है ना। अभी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
गाबा रिसेप्टर्स आर, बच्चे देखो क्या याद रखो, गाबा है ना, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड ग्लाबा, और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये क्या होते हैं, इनिबिटरी, इनिबिटरी जो है ये इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो गाबा रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये इनिबिटरी होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन प्रेपरेशन ऑफ बेबी पाउडर। भाई बेबी पाउडर की प्रेपरेशन में क्या यूज़ नहीं करते, स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या यूज़ नहीं होता बच्चों, बोरिक एसिड इज नॉट यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ बोरिक बेबी पाउडर। ओके, नेक्स्ट देखो, कंटेनर यूज फॉर एरोसोल शुड विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ। तो एरोसोल्स के जो कंटेनर यूज होते हैं ना, वो कितना जो है प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं, कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं ना। तो देख लो ऑप्शन, तो बच्चों ये हो जाएगा 140 से 180 PSIG है ना, एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी। जैसा फेज इन विच टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA आर फॉर्म्ड है ना। तो ये जो आपके सेल डिवीज़न जब होता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट फेज होती है। पहले G1 होता है, उसके बाद S सिंथेटिक फेज होता है, उसके बाद G2 और उसके बाद M माइटोटिक फेज है ना, जिसमें सेल का जो मेनली जो माइटोसिस जो मेनली होता है ना, ठीक है। तो DNA की सिंथेसिस जो S फेज बच्चों, जो S फेज होता है ना, इसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं ना। इसमें मेनली आपका DNA का रेप्लिकेशन होता है ना। टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA बनता है हमारा S फेज में। S फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू स्टेरिलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D300F 2 मिनट है ना। तो इसका मीनिंग बताना है आपने, ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। क्या, डेथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2 मिनट, डेथ ऑफ 300 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 मिनट, डेथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑप्शन डी, डेथ होता है किसका, 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो गया इन 2 मिनट में, और कितना, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। तो ये मतलब होता है हमारा D300F 2 मिनट। ओके, डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है ना। तो भाई देखो, मैंने अभी बताया आपको, पहले G1 होता है, उसके बाद S फेज होगा है ना। तो ये काट दो, G2 वाला, G1 के बाद S होता है, उसके बाद आपका G2 आता है, फिर आपका M फेज होता है। G1S G2M ऑप्शन बी में दे रखा बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो, सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था भाई, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है उसके लिए टर्म यूज होता है सार्कोमा। सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियल सेल्स का कैंसर होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स है ना। तो बैक्टीरिया जो है इनको कह रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, मीजोफाइल्स जो होते हैं उनको ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 to 60, 25 to 40 है, 15 to 20। तो बच्चों 25 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया का, वो होता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस और 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है ना। तो बैक्टीरिया को देखो इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो मीजोफिलिक होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, साइक्रोफिलिक। मीजोफिलिक जो अभी देखा हमने, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 25 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बैक्टीरिया विच ग्रो बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मीजोफिलिक होते हैं है ना। फिर साइक्रोफिलिक जो कम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बिटवीन -5 to 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना इनका 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोफिलिक को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा है ना। ये हीट लविंग होते हैं, इनका ग्रोथ रेंज होता है 25 to 80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम कितना है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द लैटिन टर्म डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन अ प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे का मतलब आप लोगों ने बताना है बच्चों। टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली, टू बी टेकन, देखो टू बी टेकन सब में दे रखा है ना। तो डोलोर अर्जेंटली का मतलब हो जाएगा टू बी टेकन व्हेन द जो पेन इज सीवियर है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, A1 हो जाएगा, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर।
नेक्स्ट व्हाट कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमोल्डेड वंस हार्ड। एक बार हार्ड करने को उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, तो ये होते हैं सेट हो जाएंगे। एक बार सेट हो गए ना तो इनको ना आप मतलब कि दोबारा से रिफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो देखो ये होते हैं थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक्स बच्चों आपके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक मेनली पढ़ते हो, तो ये थर्मोसेटिंग होते हैं। एक बार ये सेट हो गए ना तो इनको आप दोबारा से ना रिफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। इनको दोबारा से भाई सॉफ्ट करके रिमोल्ड नहीं कर सकते अगर एक बार इनको आपने हार्ड कर दे तो। ये थर्मोसेटिंग होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना उनको हम कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। तो देखिए दो टाइप के प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। थर्मोसेटिंग जो एक बार ही आपने उसको जो कर दिया, है ना, सॉफ्ट कर दिया, रिमोल्डेड कर दिया, मतलब कि एक बार ही जो है इनको हार्ड कर दिया तो इनको दोबारा से सॉफ्ट रिमोल्डेड नहीं कर सकते। सेट हो गया भाई एक बार ये, है ना। थर्मोसेटिंग में कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीटर प्रेशर्स बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड वंस हार्ड डन। ठीक है, एक बार हार्ड करने में इसको दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो इनके एग्जांपल्स भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन। फिनोलिक एंड यूरिया रेजिन्स थर्मोसेटिंग में आते हैं। फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स क्या, एक बार सेट कर दोगे तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो है यूरिया रेजिन्स, फिनोलिक्स एंड यूरिया रेजिन्स। फिर थर्मोप्लास्टिक जो है ये भी हीट एंड प्रेशर के अंडर बनते हैं, फॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर बट कैन बी सॉफ्ट एंड रिमोल्डेड। ठीक है, इनको कर सकते हैं हम सॉफ्ट और रिमोल्ड। अगर एक बार हार्ड कर दें तो इनको सॉफ्ट और रिमोल्ड कर सकते हैं। तो ये इनका बेसिकली एडवांटेज है। दिस इज स्पेसिफिक एडवांटेज, है ना। तो देखो स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटीरियल, है ना। सम थेरेपेटिक मटीरियल्स एंड देयर यूज थर्मोप्लास्टिक के बता रखे हैं, जैसे पॉलीथिलीन है, केबल्स, बकेट, पाइप्स बने होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन है, मिल्क कार्टन्स होते हैं, रोप्स बनी होती है, पॉलीविनाइल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के ग्लोव्स हैं, वाटर प्रूफ गारमेंट्स हैं, ये बनते हैं। टैफ्लॉन से गास्केट कोटिंग्स जो होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है पोसोलॉजी स्टडी ऑफ। तो पोसोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हो? पॉइजनस ड्रग, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, या डोज ऑफ ड्रग, या नन। तो डोज की स्टडी, ड्रग की कितनी डोज देनी है भैया आपने, तो डोज की स्टडी इज पोसोलॉजी। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ बच्चों आपका जिलेटिन के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ यूज किया जाता है। और ब्लूम स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया यूज। तो इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है? मेट्रिक सिस्टम, अवोर्डोपोइस, अपोथिकेरिस या ओल। तो इंडियन फार्माकोपिया यूज मेट्रिक सिस्टम, है ना। तो ये जो अवोर्डोपोइस और अपोथिकेरिस सिस्टम है आपके इंपीरियल सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो ओल्ड सिस्टम है मेडिसिन का, इंपीरियल सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है द एज ऑफ चाइल्ड इज 10 ईयर्स, अडल्ट डोज ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग इज 500 mg, वट विल बी अप्रोप्रिएट चाइल्ड डोज ऑफ द सेम चाइल्ड फॉर द सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड, है ना। तो आपने जो है 10 साल का बच्चा है तो अडल्ट डोज दे रखी है 500 mg। तो भाई 10 साल का है तो आप यंग्स रूल से बता रखे हैं, इसमें दोनों रूल से बता रखा है। तो आपने निकालना है तो भाई देखो कैटजल रूल से तो निकालेंगे नहीं, यंग से या डीलिंग से। तो यंग्स फॉर्मूला आपको पता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, है ना, इनटू अडल्ट डोज दे रखा है। और अगर डीलिंग्स लगाओगे तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज होगा। ये डीलिंग्स के अकॉर्डिंग निकलेगा, है ना। तो 20 है तो ये 2 हो गया, ये 250। तो डीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपका 250 जो है mg डोज निकल के आएगा। तो इसमें कह रहे हैं यंग्स के अकॉर्डिंग तो ये 250 होगा, निकाल दो, है ना। तो आपका जो है डीलिंग से तो 227 निकल नहीं रहा क्योंकि डीलिंग से 250 निकला है। तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। बाकी निकाल के देख लो यंग्स फॉर्मूला से, ये अप्रोक्सीमेट 227 mg आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कह रहे इम्प्लांट्स हैं, लेपोसोम्स हैं, एंटोफोरेसिस, कोलोडियंस। वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें आपके लिपोसोम्स आते हैं। क्या आते हैं? लिपोसोम्स। वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम कह रहे नंबर ऑफ यूज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कि लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, फार्माकोसोम्स वर डेवलप्ड। नेक्स्ट वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैव HLB वैल्यू। तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू पूछिए आप लोगों से। 1 to 3 दे रखी है, 3 to 6, 7 to 9, 13 to 16। 7 to 9 बच्चों वेटिंग एजेंट्स की होती है ना। तो इनकी 1 से 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की होती है। तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की ऑप्शन भी 3 to 6 हो जाएगी। ओके, तो एक बार HLB वैल्यू देख लो। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 हो जाएगी। और जो है ऑयल इन वाटर वालों की 8 to 16, वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9,
डिटर्जेंट्स के लिए 13 to 15 होता है, सोलबिलाइजिंग एजेंट्स के लिए 16 to 18। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट इज़ वेरी लो और नेग्लिजिबल इन। तो कंटामिनेशन जो है मिल्ड पार्ट का बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस मिल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नो वियर एंड टीयर, ठीक है। तो कंटामिनेशन जो है मिल पार्ट का बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो ये देखो डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल, तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, ऑप्शन डी, ओके, है ना। तो ये जो है फ्लूइड एनर्जी मिल, इसको यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि आपका सल्फोनामाइड हो गया, विटामिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। मतलब सैशे आर द डैश फॉर्म, तो सैशे किस में आते हैं भाई, सॉलिडोज फॉर्म में आते हैं, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विडोज फॉर्म या सेमी सॉलिडोज फॉर्म। सैशे बच्चों आते हैं हमारे ऑप्शन ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते समझ लेना बच्चों, शेड्यूल वाई की बात हो रही है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, शेड्यूल वाई, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है, ICRC, WHO, तो WHO हो जाएगा ना ये, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। जैसे अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो इसके रूल्स आते हैं ना, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 16, 12, 18 या 24। तो ये 18 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो कह रहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 18 पार्ट्स, ईच बिलोंग विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 आर मैंशनड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए बच्चों सेक्शन 22 होता है, ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्शन 22। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का फंक्शन बता दो क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी क्या है, टू एनालाइज सैंपल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है सेलेवनोव्स टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव, है ना। तो फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोज होता है ना। तो इसके लिए आपका जो है सेलेवनोव्स टेस्ट देखने को मिलता है। इसमें सेलेवनोव्स टेस्ट में जो है रिसोर्सिनोल यूज़ किया जाता है इन HCl, है ना। तो देखिए फ्रक्टोज जो है इसके साथ में चेरी रेड कलर देता है, कौन सा कलर देगा, ऑप्शन बी चेरी रेड कलर। नेक्स्ट है जो तो फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड, नहीं है भाई, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है, डाइसैकेराइड है ना, सुक्रोज। फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड है, तो आपसे ये पूछे नॉट डाइसैकेराइड, तो फ्रक्टोज नहीं होता, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में आता है। बाकी जो आपका लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज होता है, नाम से पता लग रहा है लैक्टोज है इसमें। और मैनोज में जो है आपके जो आपका देखो एक तो होता है सुक्रोज में ग्लूकोज है तो फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो गया, एक माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय नायासिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी से, पेलेग्रा जो है आपका हाँ ऑप्शन जो है देखो बच्चों इसमें मैंने गलत टिक कर दिया, नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होगा बच्चों, ऑप्शन 4 है ना। बाकी रिकेट्स तो आपका विटामिन D की डेफिशिएंसी से, चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है ना बच्चों। तो नायासिन विटामिन B3 नायासिन की डेफिशिएंसी से हमारा पेलेग्रा डिजीज होगा। नहीं सब जो फॉलोइंग इनसोल्युबल इन वाटर, तो भाई वाटर में इनसोल्युबल मैंने आपको बता रखा WBC से आप याद रखते हो, है ना। B और C वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, कौन सा इनसोल्युबल है वाटर में, है ना। तो आपका जो है हाँ बच्चों B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं, सॉरी है ना, WBC। तो B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं, अडैक ADEK, अडैक जो होता है मेरे बच्चों वो वाटर जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, तो वाटर में इनसोल्यूबल ADEK में से ऑप्शन C D दे रखा है। बाकी B और C तो वाटर में सोल्यूबल है, WBC आपको वाटर सोल्यूबल बता रखा है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो बेसिक अमीनो एसिड बताना आपने कौन सा है, लाइसिन, प्रोलाइन, ल्यूसिन, टायरोसिन, है ना। तो HAL जो है जो आपका हिस्टडीन है, आर्जिनिन है, लाइसिन, है ना। तो लाइसिन जो है आपका बेसिक में आता है, ऑप्शन ए।
स्ट्रेटिफाइड कोर्क इज प्रेजेंट इन रोवोल्फिया रूट, आइपिका, कोकोनाइट और सुगंधा। तो रोवोल्फिया जो है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन आपको साइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया में रोवोल्फिया का जो रिजर्पिन होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, और रोवोल्फिया में स्ट्रेटिफाइड रूट स्ट्रेटिफाइड कोर्क प्रेजेंट है। जैसे डैश इज यूज ग्लैक्टोगोगियम, तो स्टावरी, डायस्कोरिया, लिंसिड या गार्लिक। तो स्टावरी जो होती है ना बच्चों वो ग्लैक्टोगोगी होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। तो स्टावरी का सोर्स दे रखा है ड्राइड रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पैरागस, रेसिमोसा। स्टावरी की फैमिली लिलिएसी है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर यूज एज एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट, है ना। तो सारे क्रूड ड्रग एंटीसेप्टिक है, एक को छोड़ के गूगल, बेंजोइन, नीम, कुरकुमा। तो एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है, गूगल को छोड़ के बाकी तीनों एंटीसेप्टिक हैं। नेक्स्ट है गैम्बियर फ्लोरेसेंस इज सीन। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट बच्चों आपके ब्लैक एंड पेल कैटेची को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। तो इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आती है। तो कौन से टाइप की कैटेची जो है ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देते हैं, मतलब कौन से के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, है ना। तो ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, नटमग या सफोलेट। तो हमारा पेल कैटेचू जो होता है ना, अनकेरिया, गैम्बियर, रूबिएसी फैमिली जिसकी होती है। तो पेल कैटेचू जो है ये गैम्बियर फ्लोरेसेंस जो इनका टेस्ट है उसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव किसके लिए होता है, पेल कैटेचू के लिए ना, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आती है इन लाइट पेट्रोलियम लेयर। नेक्स्ट है चरका फिजिशियन बिलोंग टू वी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चरका जो है कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। आंसर इज ऑप्शन डी, आयुर्वेदा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डेरिवेटिव। ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है भाई, देखो हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, एक्गोनीन है ना। नॉट द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, तो एक्गोनीन नहीं होता और जो है हमारा ओपियम का डेरिवेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ऑफ सिंकोना इज यूज टू ट्रीट एट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन, जो है हमारा, है ना, उसको ट्रीट करने के लिए सिंकोना का कौन सा कॉन्स्टेंट यूज़ होता है ना। मतलब मेनली अरिदमिया में सिंकोना का आपका जो क्विनिडीन यूज़ होता है, पढ़ते हो क्विनिन, तो मलेरिया में यूज़ होता है क्विनिडीन अरिदमिया में, है ना। तो क्विनिन सिंकोनिन नहीं होगा, क्विनिडीन होगा बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स का कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना इसमें जो होता है शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट होता है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन पार्ट होता है। तो शुगर प्लस ए ग्लाइकोन आपको बच्चों ऑप्शन ए में दे रखा है, मतलब ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन ऑप्शन ए, है ना। शुगर पार्ट को ग्लाइकोन कहते हो, नॉन शुगर पार्ट को ए ग्लाइकोन या जैनिन भी कहते हो। जैसे टोबैको कंटेंट, बच्चों टोबैको में कौन से टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं, क्विनोलिन तो आपका QCC, सिंकोन और कैम्टोथिका में होता है। आइसोक्विनोलिन जो है आपका आइपिका, ओपियम, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस, है ना, इनमें होते हैं। स्टीरोडल एल्कलॉइड्स VA, विराटर, मशुगंधा एंड कुर्ची में होते हैं। तो टोबैको में ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरिडिन, पिपरिडिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ऑप्शन जो है बच्चों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोबैको जो है इसका सोर्स है निकोशियाना टोबैकम, सोलनेसी फैमिली है। टोबैको में पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं। निकोटिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकोटिन होता है, और इसमें नॉर निकोटिन एनाबेसिन भी टोबैको में प्रेजेंट है। जैसे बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ, है ना। तो डेडली नाइट शेड लीफ जो है बेलाडोना, इसका जो है बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन पूछा है, सिंपल आपको जो है सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स धतूरा इनॉक्सिया, हायसाइमस निगर, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा मिटल, है ना। तो एट्रोपा बेलाडोना हो जाएगा। बेलाडोना का सोर्स जो है फैमिली आपको पता ही है भाई, सारे के सारे ट्रोपियल एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी होती है बच्चों, एक्सेप्ट कोका जिसकी क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक स्टडी हो, तो बच्चों आपका फार्माकोलॉजी में दो टर्म आते हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक आता है, एक फार्माकोडायनेमिक आता है। डायनेमिक के डी को रिलेट करते हैं व्हाट ड्रग डस्ट द स्टडी, व्हाट ड्रग डस्ट द बॉडी, और काइनेटिक में आपका व्हाट बॉडी डस्ट द ड्रग। काइनेटिक में आपका ADME की स्टडी आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। डायनेमिक में आपका जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन, ये सब आ जाएगा, है ना। तो काइनेटिक पूछा है तो काइनेटिक हो जाएगा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है डैश स्टडी ऑफ हाउ बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो हमारी बॉडी कैसे इंटरैक्ट करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वही है फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा, है ना। ADME की स्टडी आ जाएगी इसमें।
और व्हाट ड्रग डज द बॉडी, तो इसमें आपका जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है फार्माकोडायनामिक में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों आपको पता है मेटाबॉलिज्म बोलते हो ड्रग का। मेटाबॉलिज्म जो होता है फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो, ये आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है नॉन पोलर ड्रग जो होती है पोलर में कन्वर्ट होती है ना। लिपोफिलिक ड्रग जो होती है हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ड्रग जो होती है हमारा जो देखो ड्रग को, अब ड्रग का जो काम हो गया बॉडी के अंदर, आप देखो ड्रग को बॉडी के बाहर जाना होगा, तो अभी ड्रग जो है हमारे लिपिड सोल्यूबल है, क्योंकि भाई ड्रग ने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करा है, तो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है। अब इसको बॉडी से बाहर जाने के लिए वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होना होगा, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो जो लीवर में होता है मेनली, है ना, तो उसमें नॉन पोलर ड्रग पोलर ड्रग में कन्वर्ट होगी ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका आंसर जो है वैसे ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक। बच्चों एपिनेफ्रिन को ऐड करते हैं लोकल एनेस्थेटिक में, क्यों? देखो लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं उसमें एपिनेफ्रिन को ऐड करते हैं, क्यों? ये इंक्रीज कराता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है प्रोलॉन्ग कराता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, नेक्स्ट क्या है प्रिकर्सर थायरोक्सिन का, एपिनेफ्रिन का, नोरेपिनेफ्रिन का, है ना। भैया आप पढ़ते हो आपके एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन जो बनते हैं सबसे पहले क्या होता है ना, फिनाइल एलेनिन होता है, उससे आपका टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, डोपामिन से आपका नोरेपिनेफ्रिन, फिर एपिनेफ्रिन बनता है ना। तो आपका जो है लेकिन जो आपका थायरोक्सिन है ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनेगा, तो तीनों का प्रिकर्सर हमारा ऑप्शन डी हो गया टायरोसिन अमीनो एसिड। जैसे फॉलोइंग इज पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम। एंजाइम इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों, फेनिटोइन इज एंजाइम इंड्यूसर, कार्बामाजेपिन भी इंड्यूसर में आ जाएगा, फिनोबार्बिटोन भी इंड्यूसर में आ जाएगा। इनिबिटर सिमेटडीन, कीटोकोनाजोल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सारे इनिबिटर्स में आते हैं। ओके, ऑप्शन डी सिमेटडीन जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, H2 ब्लॉकर में आती है सिमेटडीन। एंजाइम इनिबिटर को जाने को मास्टिया भी कोज करा देती है, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है सिमेटडीन का। नेक्स्ट विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को कम कराएगी, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगी। भाई देखो आपके जो ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर्स पढ़ते हो, तो एक तो होती है जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को कम कराते हुए, है ना, और एक एसिड ड्रग होती है जो एसिड जो बन गया ना उसको न्यूट्रलाइज कराएगी, जो एंटासिड्स होते हैं, है ना। तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कौन कराएगी, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटडीन या सुक्राल्फेट। तो आपके सिमेटडीन H2 ब्लॉकर में आती है ना, तो ये सिक्रेशन को कम कराएगी, एसिड के सिक्रेशन को, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर यूज ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस में। बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर एस्टाइलकोलिन, टर्बिटालिन। तो देखो बच्चों इसमें बीटा 2 का जो एगोनिस्ट है ब्रोंकोडाइलेटर है, तो टर्बिटालिन हो जाएगा जो स्टेटस अस्थमैटिकस में यूज़ होता है। जैसे बच्चों तो फॉलोइंग एंटीटसिव ड्रग, है ना। तो देखो आप जब ड्रग फॉर कफ पढ़ते हो तो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, है ना, जो प्रोडक्टिव कफ में यूज़ होते हैं, एक एंटीटसिव जो ड्राई कफ में यूज़ करते हो। एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट भी कहते हो, कफ सेंटर को सप्रेस करा देते हैं ये, है ना। तो इसमें आपके ओपियोइड्स में कोडीन फोलकोडीन आता है, नॉन ओपियोइड्स में आपका नोस्कैपिन, आपका जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोफिडियानोल आता है ना। तो आपको एंटीटसिव कौन सा दे रखा है, कोडीन दे रखा है, ऑप्शन ए में, है ना। बाकी साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडाइलेटर है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, ये सारी क्या होती है, ये म्यूकोलिटिक्स होती है। म्यूकोलिटिक्स जो एक्सपेक्टोरेंट्स में आता है ना, म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकोस को ब्रेक डाउन करा देंगे, म्यूकोलिटिक्स, है ना, तो उसमें आते हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन। तो एंटीटसिव्स में बच्चों ऑप्शन ए आ जाएगा कोडीन। नेक्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज विच टाइप ऑफ डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना, वो कौन सा है, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 को बोलते हो टाइप 1 जो है इसको बोलते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और टाइप 2 को बोलते हो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हो, याद रखना। तो टाइप 1 जो है वही इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। जैसे विच इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन से, इंसुलिन की प्रेपरेशन पढ़ते हुए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग प्रेपरेशन की बात हो रही है, तो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन जो होती है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो लिस्प्रो दे रखा है आपको, एस्पार्ट ग्लूलिसाइन भी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूट्रन NPH इंटरमीडिएट में आते हैं, न्यूट्रल प्रोटामिन इंसुलिन जो है ये NPH होता है, न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोर्न होता है, ये इंटरमीडिएट में आता है। और डायटीमर ग्लार्गिन जो है लॉन्ग एक्टिंग होती है, डी ग्लूडैक भी होता है, डी ग्लूडैक। ओके, तो अल्ट्रा शॉर्ट में ऑप्शन ए हो गया ना, हो गए हमारे, है ना। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, माइक्रो या मैक्रो मिक्सिंग। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।